सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप। नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और आप देख रहे हैं आपका नंबर 1 शो ये भारत की बात है। उम्मीद करते हैं आप सभी पूरी तरह से फिट होंगे और बहुत बहुत सेहतमंद होंगे। हमने आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने के लिए भारत की सेनाओं को पूरी छूट दे दी। आतंक का हर संगठन जान चुका है कि हमारी बहनों बेटियों के माथे से सिंदूर हटाने का अंजाम क्या होता है। भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हम अपने तरीके से अपनी शर्तों पर जवाब देकर रहेंगे। भारत का मत एकदम स्पष्ट है। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। जो भारत के खिलाफ साजिशें करते थे उन्हें भारत ने एक झटके में खत्म कर दिया। पाकिस्तान को अगर बचना है तो उसे अपने टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का सफाया करना ही होगा। युद्ध के मैदान पर हमने हर बार पाकिस्तान को धूल चटाई है। पाकिस्तान की तैयारी सीमा पर वार की थी, लेकिन भारत ने पाकिस्तान के सीने पर वार कर दिया। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर POK उस पर ही होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश को संबोधित किया। उन्हें आप सुन रहे थे। प्रधानमंत्री ने जो बड़ी बात कही, सिंदूर मिटाने की सजा हिंदुस्तान ने दे दी है उन आतंकियों को। आज सेना ने वीडियो जारी किया बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कि कैसे आतंकियों पर सेना ने वार किया और नेस्तो नाबूद कर दिए उनके सारे ठिकाने। जब लाश मनुज पर जाता है पहले विवेक मर जाता है। वचन नहीं तूने माना, मैं नहीं कबूल न बेचाना। बोले मैं भी अब जाता हूँ, अब तुम संकल्प सुनाता हूँ। नहीं अब होगा जीवन जय कि मरण होगा। जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैं भी कबूल न जाना। तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। तो तीनों सेनाओं का शौर्य देखने को मिला और आतंक के आका जो सीमा पार बैठे थे, चाहे वो हाफिज सईद हो या सैयद सलाउद्दीन हो या फिर मसूद अजहर हो, इन्हें ख्वाब और सपना भी नहीं आया होगा कि इनके पाकिस्तान में घुसकर भारत इनके सारे ठिकाने तबाह कर देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि आतंक के खिलाफ सेना को खुली छूट दे दी गई है। सुनिए। हमने आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने के लिए भारत की सेनाओं को पूरी छूट दे दी।
और आज हर आतंकी, आतंक का हर संगठन जान चुका है कि हमारी बहनों बेटियों के माथे से सिंदूर हटाने का अंजाम क्या होता है। ऑपरेशन सिंदूर न्याय की अखंड प्रतिज्ञा है। भारत की सेनाओं ने पाकिस्तान में आतंक के ठिकानों पर, उनके ट्रेनिंग सेंटर्स पर सटीक प्रहार किया। आतंकियों ने सपने में भी नहीं सोचा था कि भारत इतना बड़ा फैसला ले सकता है। राष्ट्र सर्वोपरि होता है तो फौलादी फैसले लिए जाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंक के खिलाफ लड़ाई में एक नई लकीर खींच दी है। भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हम अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर जवाब देकर रहेंगे। हर उस जगह जाकर कठोर कार्रवाई करेंगे जहां से आतंक की जड़ें निकलती हैं। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते, और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा वो किया। पहली तस्वीर देखिए, यह तस्वीर आपको याद है, यह कंधार हाईजैक विमान की तस्वीर है, जब विमान को हाईजैक कर कंधार ले जाया गया था। इस हमले में कंधार का हाईजैकर भी मार दिया गया है। कंधार को हाईजैक क्यों किया गया, अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं। मसूद अजहर को रिहा कराने के लिए, जो भारत की जेल में बंद था, इसे रिहा कराने के लिए इसके भाई ने विमान हाईजैक किया। अगली तस्वीर इसके भाई की देखिए, यह इसका भाई है, इसका नाम है रऊफ अजहर। मसूद अजहर का भाई रऊफ अजहर, इसे जिसने हाईजैक किया था विमान, भारत ने इसे मार गिराया। अगली तस्वीर देखिए जरा, यह है बहावलपुर का वो अड्डा, जैश का वो ठिकाना जिसमें मसूद अजहर का भाई रऊफ अजहर, कंधार का हाईजैक करने वाला आतंकी मौजूद था। इसका हश्र क्या हुआ है भारतीय सेना के हमले में, अगली तस्वीर देखिए। यह है वो ठिकाना बहावलपुर का, इसी में मसूद अजहर के अपने खानदान के 12 लोग मौजूद थे जो इस हमले में मारे गए। बहावलपुर के जैश के ठिकाने का हाल देखकर इसमें मौजूद आतंकियों का हाल आप बखूबी समझ सकते हैं। आतंकियों का हाल क्या हुआ, आइए मैं आपको दिखाऊं। इस हमले के बाद कंधार हाईजैक का भी बदला लिया। यह हुआ आतंकियों का हाल। मसूद अजहर का भाई समेत 12 से 14 परिवार के लोग मार दिए गए। ये मसूद अजहर के जैश से जुड़े आतंकी थे जिन्हें ढेर कर दिया गया। अब दिखाऊं मैं आपको कि कौन कौन मसूद अजहर का करीबी मारा गया। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आतंक के खिलाफ यह बड़ी लड़ाई है, और सबसे बड़ा आतंकी जो अंतर्राष्ट्रीय आतंकी है मसूद अजहर, उसका सबसे करीबी वो भी मार दिए गए, और जो उसके आतंकी वो भी मार दिए गए। ऑपरेशन सिंदूर में आतंकी मसूद अजहर का कुनबा तबाह हो गया। जैश के सरगना के परिवार के 1-2 नहीं 14 लोग मार दिए गए। भारतीय सेना ने बहावलपुर में जैश का हेडक्वार्टर उड़ा दिया। मसूद वहां नहीं था इसलिए वो बच गया, पर बाकी परिवार खत्म हो गया। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, यह है अब्दुल रऊफ, मसूद का भाई और भारत का मोस्ट वांटेड है। खूंखार आतंकियों की लिस्ट में यह 19वें नंबर पर है। कंधार प्लेन हाईजैक का मास्टरमाइंड अब्दुल रऊफ था। भारत की संसद और पठानकोट हमले का भी आरोपी है। ये पाकिस्तान में एक अमेरिकी यहूदी पत्रकार की हत्या की थी इसने। डेनियल पर्ल की हत्या से दुनिया में इसने कोहराम मचाया, लेकिन खूंखार आतंकी अब्दुल रऊफ, तब भी एक्शन इस पर नहीं हुआ। मसूद अजहर की तरह ही वो भी ठिकाने बदलता रहता था, और इस खूंखार आतंकी को पाक फौज और ISI बचाती रही। बहावलपुर में
जैश के हेडक्वार्टर में एक बंकर में छिपा हुआ था ये, लेकिन भारत ने मिसाइल अटैक से बंकर और रऊफ दोनों को उड़ा दिया। अगला निशाना देखिए, मोहम्मद यूसुफ अजहर, नाम में ही दोनों के अजहर है, आप समझ सकते हैं। जैश के सरगना मौलाना मसूद अजहर का दूसरा साला है ये। बड़ा जैश कमांडर और मसूद का राइट हैंड माना जाता था। कंधार हाईजैक यानी IC-814 में अपहरण में शामिल था। ये भी आतंकियों को हथियार और ट्रेनिंग देने का काम करता था। 25 साल से मोस्ट वांटेड और इंटरपोल के रेड लिस्ट में था। 2019 में उसी के बनाए आतंकी कैंप पर एयर स्ट्राइक हुई थी और बालाकोट एयर स्ट्राइक में यूसुफ के भी बहुत से करीबी मारे गए। यूसुफ तब तो बच निकला था, लेकिन इस बार मार गिराया गया। अगला नाम है हाफिज मोहम्मद जमील का। जमील मसूद का बड़ा साला और जैश का बड़ा कमांडर था। जैश के लिए फंडिंग जुटाने का काम जमील करता था। बावलपुर में जैश के हेडक्वार्टर का मुखिया भी था ये, और पीओके में आतंकियों की भर्ती और भारत में घुसपैठ कराता था। भारत में कई आतंकी हमलों में इसका सीधा कनेक्शन था। अब मार दिया गया, मसूद अजहर के करीबी मार दिए गए। ये कौन बता रहा है? ये सुनिए एक आतंकी कमांडर की जुबानी जो बता रहा है कि मसूद अजहर के परिवार के लोग मारे गए। सुनिए। मैं आपको थोड़ी सी एक तारीफ करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, जहां पर इन्होंने रात को जिस शख्सियत के मकान पर इंडिया ने जो हमला किया है, 2 जगहों पर उसने हमला किया। एक उसने मौलाना मसूद अजहर जो एक जिहादी कमांडर है, जो जैश ए मोहम्मद के सरबराह हैं, उनके घर पे इन्होंने हमला किया। उसकी फैमिली के 12 लोग शहीद हो गए। और दूसरा हमला मुरीद के लश्कर तैयबा के मरकज पे किया है, वहां पर भी लोगों की शहादत की खबरें मौसूल हुई हैं। तो आपने देखा मसूद अजहर का परिवार खत्म। दूसरा अटैक भारत पर जानते हैं कौन सा हुआ था, जिसने पूरे देश को थर्रा दिया था। 26/11 आतंकी हमला। आज भी सभी को वो रातें याद हैं जिस वक्त आतंकियों ने होटल में घुसकर गोलियां चलाई, CST स्टेशन पर गोलियां चलाई। और कौन गोलियां चला रहा था? अगली तस्वीर देखिए। कसाब आया था पाकिस्तान से। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं हेडली की। हेडली भी इसमें शामिल था। और कसाब और हेडली को ट्रेनिंग जानते हैं कहां मिली थी? अगली तस्वीर देखिए। यह है मुरीद के जो कि हाफिज सईद लश्कर तैयबा का हेडक्वार्टर है। इस मुरीदके में ही कसाब और हेडली को ट्रेनिंग मिली। इस मुरीदके का क्या किया? जो बात PM मोदी ने कही, आतंक का सफाया। यह है वो मुरीदके। हालत देखिए जरा। हाफिज सईद का ठिकाना, फुल स्क्रीन लीजिए जरा। हाफिज सईद का ठिकाना, आतंकियों का ट्रेनिंग देने वाला सेंटर, उसका हाल ये किया पाकिस्तान ने, आतंकियों ने, असीम मुनीर ने, शहबाज शरीफ ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि भारत घुसकर ऐसा मार सकता है इन आतंकियों को, जिन्हें हम खुलेआम मुरीदके और बहावलपुर में ट्रेनिंग दे रहे हैं, दिलवा रहे हैं, उसे भी घुसकर मारा जा सकता है। और पिछले दिनों ही मैंने आपको सुनवाया था, यह हाफिज के ठिकाने पर हमला हुआ था। हाफिज का बेटा तलहा सईद पिछले दिनों ही कह रहा था कि उसका पिता नंबर 1 टारगेट है भारत का, और जहां मिलेगा हाफिज सईद मार दिया जाएगा। सुनिए तलहा सईद को। हम मानते हैं मोदी, तुम मेरे वालिद को निशाना बनाना चाहते हो। तुमने ये कोशिश की थी कि हाफिज मोहम्मद सईद भी वो पाकिस्तान के शहरों से निकलकर तुम पहाड़ों और गारों में उनको ले जाओ, लेकिन वो नहीं गए। वो अल्लाह के फजल करम से आज भी पाकिस्तान में पाकिस्तान के एक मुअज़्ज़िज़ महफूज शहरी की तरह मौजूद है। और जो तुम अंदाज इख्तियार करना चाहते हो, तुम मेरे वालिद को निशाना बनाना चाहते हो, ये छुपा छुपा कर, खुफिया और ये अंदाज बना बना कर ये जो तुम कर रहे हो, अल्लाह ताला से ज्यादा तुम्हारे दुश्मनों को कोई जानने वाला नहीं। अल्लाह सबसे ज्यादा तुम्हारे दुश्मनों को जानता है। ये हाफिज का बेटा गला नहीं फाड़ रहा था, ये भारत और मोदी का डर था जो आवाज में आपको नजर आ रहा था। देखिए जरा, भारतीय सेना ने कहां कहां हमला किया टेरर कैंप्स पर। जो बात PM मोदी कह रहे थे, हमने पाकिस्तान के सभी आतंकी ठिकाने तबाह कर दिए हैं। मुरीदके में मरकज़े तैयबा कैंप, कसाब और हेडली को यहां ट्रेंड किया गया, तस्वीर मैंने आपको दिखाई।
मुजफ्फराबाद में सवाई नाला लश्कर का ट्रेनिंग कैंप था, तबाह हो गया। मस्जिद सुभान अल्लाह जैश का हेडक्वार्टर था, बहावलपुर में तबाह हो गया। मुजफ्फराबाद में सैयदना बिलाल कैंप, यह जंगल सर्वाइवल ट्रेनिंग कैंप था। कोटली में गुलपुर कैंप आतंकी ट्रेनिंग कैंप था। भिंबर में बरनाला कैंप हथियारों की ट्रेनिंग दी जाती थी। कोटली में अब्बास कैंप फिदाइन ट्रेनिंग कैंप था। सियालकोट में सरजल कैंप आतंकी ट्रेनिंग दी जाती थी। सियालकोट में महमूना जोया कैंप पठानकोट हमले की प्लानिंग यहीं पर हुई थी। और आज प्रधानमंत्री ने खुद देश को संबोधित करते हुए बताया कैसे बहावलपुर और मुरीद के खत्म कर दिए गए। सुनिए। आतंक के अड्डों पर भारत की मिसाइलों ने हमला बोला, भारत के ड्रोन्स ने हमला बोला, तो आतंकी संगठनों की इमारतें नहीं बल्कि उनका हौसला भी थर्रा गया। बहावलपुर और मुरीद के जैसे आतंकी ठिकाने ग्लोबल टेररिज्म की यूनिवर्सिटीज रही है। आतंकियों ने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा था, इसलिए भारत ने आतंक के ये हेडक्वार्टर्स उजाड़ दिए। भारत के इन हमलों में 100 से अधिक खूंखार आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा गया है। आतंक के बहुत सारे आका बीते 2.5-3 दशकों से खुलेआम पाकिस्तान में घूम रहे थे, जो भारत के खिलाफ साजिशें करते थे। उन्हें भारत ने एक झटके में खत्म कर दिया। अब सोचिए जरा, पाकिस्तान में आतंकी मार दिए हैं, लेकिन ये आतंकी दरअसल पाक सेना का हिस्सा है। कभी यही वर्दी पहन लेते हैं, कभी यही सलवार कुर्ता पहनकर राइफल लेकर उतर आते हैं, तो ये आतंकी हो जाते हैं। तस्वीर देखिए, ये आप देख रहे हैं, वर्दी में भी खड़े हैं और वर्दी उतारकर कुर्ता पैजामा में भी खड़े हैं, क्योंकि अब आतंकी बनने की कोशिश हो गई। ये जो तस्वीरें बता रही हैं कि पाकिस्तानी सेना क्यों शामिल हुई है, इसलिए क्योंकि ये इनके साथी हैं सब आपस में। ये सेना में भी रहे हैं और ये आतंकी भी बन गए हैं। अब देखिए आतंकी के जनाजे में कौन कौन है। ब्रिगेडियर मोहम्मद फुरकान, लेफ्टिनेंट जनरल फैयाज हुसैन, अब्दुल रऊफ जो आतंकवादी बीच में खड़ा हुआ ये आतंकी है। उसके पीछे देखिए मेजर जनरल राव इमरान, उनके बगल में भी खड़े हैं पुलिस के अधिकारी, आईजी बताए जाते हैं, वो खड़े हुए हैं। तस्वीर आप देख रहे हैं, ये है मलिक शोएब अहमद और उनके बगल में आईजीपी उस्मान अनवर। यह है पाकिस्तानी फोर्स का शर्मनाक और बदसूरत चेहरा, जो बता रहा है कि आतंकियों में और फौज की वर्दी पहने पाकिस्तानी फोर्स में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। उदाहरण के लिए मैं अब आपको बताने जा रहा हूं, जो पहलगाम में आतंकी ने गोलियां चलाई थी वो पाकिस्तानी सेना में रहा है, इसीलिए जनाजे में सेना भी है। लश्कर तैयबा के कमांडर अब्दुल रऊफ का जनाजा था ये, और इसमें लेफ्टिनेंट जनरल फैयाज हुसैन, मेजर जनरल राव इमरान, मेजर जनरल मोहम्मद फुरकान शब्बीर, पंजाब पुलिस के आईजी शामिल हुए, पाकिस्तानी सांसद मलिक अहमद भी शामिल हुए। दरअसल पाकिस्तान में सेना के कमांडर ही आतंकी बन जाते हैं। पाक सेना के कमांडर आतंकी बनकर बाकी आतंकियों को ट्रेनिंग देते हैं, कैंप चलाते हैं। पाक सेना और आईएसआई फिर आतंकी को शरण देने में जुट जाती है। पहलगाम के मास्टरमाइंड में एक हाशिम मूसा पाकिस्तानी सेना की स्पेशल फोर्स से जुड़ा है। स्पेशल फोर्स का पूर्व पैरा कमांडर रह चुका है। आधुनिक हथियारों से को चलाने में माहिर था। ऑपरेशन और युद्ध कौशल की ट्रेनिंग ले रखी थी। जम्मू कश्मीर में गैर स्थानीय लोगों को निशाना बनाया था। मतलब पहले पाकिस्तानी सेना से पूरी ट्रेनिंग ली, इसके बाद लश्कर तैयबा में शामिल हो गया। यह है पाकिस्तानी सेना के दो चेहरे, और इसको आज संबित पात्रा ने बेनकाब किया है, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया कि पाकिस्तानी सेना कैसे आतंकियों के जनाजे में जाती है। वादियों का जिनका जनाजा निकला, ये जो खड़ा है सामने व्यक्ति, इस व्यक्ति का नाम है, ये एलईटी का कमांडर है, लश्कर तैयबा का कमांडर है अब्दुल रऊफ, स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट, जिसको यूएस के ट्रेजरी बेंच ने डेजिग्नेट कर रखा है।
और उसके पीछे जो खड़े हैं मैं एक एक करके नाम पढ़ता हूं। लेफ्टिनेंट जनरल फैयाज हुसैन शाह, जो कि लेफ्टिनेंट जनरल है पाकिस्तान आर्मी के। मेजर जनरल राव इमरान सरताज, जो कि मेजर जनरल है पाकिस्तान आर्मी के। ब्रिगेडियर मोहम्मद फुरकान शब्बीर, पाकिस्तान आर्मी के। डॉक्टर उस्मान अनवर, आईजीपी पंजाब। और मलिक सोहेब अहमद बर्थ, मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली ऑफ पंजाब। हमारी लड़ाई आतंकवाद और आतंकवादियों के खिलाफ थी, इसलिए 7 मई को हमने केवल आतंकवादी ठिकानों पर ही हमला किया था। पर अफसोस इस बात का है कि पाकिस्तानी सेना ने आतंकवादियों का साथ देना उचित समझा और इस लड़ाई को अपनी लड़ाई बना ली। इस परिस्थिति में हमारी जवाबी कार्यवाही अत्यंत आवश्यक थी और इसमें उनका जो भी नुकसान हुआ वे खुद इसके लिए जिम्मेदार हैं। सुना आपने भारतीय सेना क्या कह रही है? भारतीय सेना कह रही है कि हम तो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन पाक सेना कवर फायर देने लगी। उस आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में पाक सेना आतंकियों के साथ खड़ी हो गई, तो मजबूरी थी। पाक के 50 जवान हमने ढेर कर दिए। देखिए, यह है भोलारी एयरबेस और भोलारी एयरबेस पर भारत ने हमला किया। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं इस एयरबेस का हाल क्या हुआ। यह जो हमला आप देख रहे हैं पाकिस्तानी एयरबेस, यहीं पाकिस्तानी सेना के जवान मौजूद थे जो भारत पर हमले की फिराक में थे। इस एयरबेस पर भारत ने ताबड़तोड़ मिसाइल अटैक किए। ये एयरबेस थाना बोला खानारी में वडो धमाको थियो, अल्लाह आराम करे। भोलारी एयरबेस पे ये 2 धमाके हुए। अब ये देखिए भोलारी एयरबेस की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। ये हमले से पहले की तस्वीरें, आपको सही सलामत नजर आ रहा है। और ये देखिए ऊपर मिसाइल दागी है, इधर साइड में देखिए यहां भी स्ट्रक्चर ढांचा पूरा उड़ गया है। इससे पता चल रहा है कि भारत ने इस बेस पर हमला किया तो उसके बाद हाल और हश्र क्या हो गया। अब आपको दिखाऊं कि इस बेस पर हमला करने के बाद पाकिस्तान के दर्जनों जवान मारे गए। ये उनके ताबूत हैं। पाकिस्तानी जवान भी ढेर हो गए क्योंकि ये आतंकियों को बचा रहे थे। और ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी वायरल हैं। ये अफसर हैं पाकिस्तानी सेना के, इनका नाम है उस्मान यूसुफ। उस्मान यूसुफ का भी जनाजा उठा, वो भी इस हमले में मार गिराए गए हैं जो कि भोलारी एयरबेस पर मौजूद थे। अब देखिए जरा कैसे ये 50 जवान ढेर हुए और पाकिस्तानी सेना को लग रहा था कि उन तक आंच नहीं आएगी। जब आग लगेगी और धमाके होंगे तो आंच तो वर्दी वालों पर भी आएगी, क्योंकि दहशतगर्दी के पीछे तो वर्दी ही है। भारत ने पाकिस्तान के 11 एयरबेस को काफी नुकसान पहुंचाया है। भारतीय मिसाइलों ने सबसे ज्यादा तबाही भोलारी एयरबेस पर मचाई। ताबूत बिछ गए 50 पाक जवानों के मारे जाने की खबर है। भारत के हमले में एक जगह से सबसे ज्यादा नुकसान का आंकड़ा है। स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ समेत पाकिस्तान एयरफोर्स के 5 जवान और मारे गए। शुरू में पाकिस्तान इस हमले और नुकसान को छिपाने में लगा था, लेकिन नूर खान और भोलारी एयरबेस पर हमले से कोहराम मचा। पूरे पाकिस्तान में भारत के खतरनाक हमले को लेकर बात होने लगी और मारे गए पाक अफसर और जवानों के जनाजों की तस्वीरें सामने आई। तो पाकिस्तान ने भोलारी में भारी नुकसान और तबाही की बात कबूली है। भोलारी पाकिस्तान के सिंध का बेहद अहम और बड़ा एयरबेस है। F-16, J-F-17 जैसे लड़ाकू विमान यहीं ऑपरेशन करते हैं। यह पाकिस्तान के दक्षिणी हिस्से की हवाई लाइफलाइन माना जाता है। भारत से तनाव के बीच भोलारी एयरबेस में हलचल बढ़ गई। भारत के खिलाफ पाकिस्तान यहां से बड़े बड़े हवाई हमले कर रहा था, जिसका भारत ने ऐसा जवाब दिया कि पूरा भोलारी तहस नहस। भोलारी एयरबेस का ढांचा और उसके कई लड़ाकू विमान नष्ट हो गए। भोलारी में पाकिस्तान को इसके अलावा भी भारी सैन्य नुकसान हुआ है। अब आपको सुनवाऊं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बताया कि भारत ने कैसे पाकिस्तान के एयरबेस में घुसकर उन्हें मारा है, और ऐसा मारा है और ऐसी जगह मारा है जो उन्हें हमेशा याद रहेगा। देखा
कि कैसे पाकिस्तान के ड्रोन्स, पाकिस्तान की मिसाइलें भारत के सामने तिनके की तरह बिखर गई। भारत के सशक्त एयर डिफेंस सिस्टम ने उन्हें आसमान में ही नष्ट कर दिया। पाकिस्तान की तैयारी सीमा पर वार की थी, लेकिन भारत ने पाकिस्तान के सीने पर वार कर दिया। भारत के ड्रोन्स, भारत की मिसाइलों ने सटीकता के साथ हमला किया। पाकिस्तानी वायुसेना के उन एयरबेस को नुकसान पहुंचाया, जिस पर पाकिस्तान को बहुत घमंड था। भारत ने पहले 3 दिनों में ही पाकिस्तान को इतना तबाह कर दिया जिसका उसे अंदाजा भी नहीं था। इसलिए भारत की आक्रामक कार्रवाई के बाद पाकिस्तान बचने के रास्ते खोजने लगा। पाकिस्तान दुनिया भर में तनाव कम करने के लिए गुहार लगा रहा था और बुरी तरह पीटने के बाद इसी मजबूरी में 10 मई की दोपहर को पाकिस्तानी सेना ने हमारे डीजीएमओ को संपर्क किया। तब तक हम आतंकवाद के इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़े पैमाने पर तबाह कर चुके थे। पाकिस्तान के 50 जवान हमने मार गिराए, लेकिन सोचिए आर्मी चीफ कहां थे जब 50 जवान मारे जा रहे थे। भारत एक के बाद एक हमले कर रहा था पाकिस्तान में। हमले मुरीदके में, बहावलपुर में 11 एयरबेस पर हो रहे थे, लाहौर में, पेशावर में, पंजाब में, अलग अलग ठिकानों पर भारत हमले कर रहा था। लेकिन पाकिस्तानी आर्मी चीफ और आर्मी हेडक्वार्टर कहां है? तस्वीर देखिए अभी। यह है रावलपिंडी में पाकिस्तानी आर्मी का हेडक्वार्टर। इस हेडक्वार्टर में मुनीर बैठते हैं। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, यह है नूर खान बेस। नूर खान बेस उसी रावलपिंडी में है और पाक आर्मी के हेडक्वार्टर के पास है। अगली तस्वीर देखिए जरा। मुनीर को पता चला कि नूर खान बेस उड़ा दिया है भारत ने, तो उसके बाद देखिए मुनीर ने क्या किया। जैसे ही उन्हें जानकारी मिली कि रावलपिंडी में भी भारत ने अटैक कर दिया है, तो मुनीर को रास्ता नहीं मिला भागने का और सीधे बंकर में। 10 मई को भारत ने पाकिस्तान पर जोरदार हमला किया। भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल से नूर खान एयरबेस पर हमला किया। नूर खान एयरबेस पाकिस्तान के रावलपिंडी में है, पाक आर्मी का हेडक्वार्टर है यहीं पर, और दावा है कि हमले के वक्त असीम मुनीर खुद हेडक्वार्टर में मौजूद थे। भारत के मिसाइल हमले के वक्त मुनीर यहीं फंस गए। असीम मुनीर जान बचाने के लिए बंकर में छिप गए। बताया जा रहा है कि मुनीर करीब 3 घंटे तक बंकर के अंदर रहे डर के मारे। मुनीर को बाद में बंकर से निकालकर सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। सीजफायर के बाद भी मुनीर को अब तक बाहर नहीं देखा गया। उसके बाद आपने कोई तस्वीर देखी मुनीर की? शहबाज शरीफ जरूर एक बार कैमरे के सामने आए, डरे सहमे और संबोधित करते हुए आवाम को, लेकिन मुनीर नहीं दिखे। नूर खान एयरबेस पाक का सबसे मजबूत सैन्य ठिकाना माना जाता है। यहां पर पाकिस्तान के सबसे शक्तिशाली हवाई उपकरण है और सुरक्षा के लिए चीनी एयर डिफेंस सिस्टमों का जाल बिछा हुआ है। पाकिस्तान के अधिकतर वीआईपी यहीं से उड़ान भरते हैं। पाकिस्तानी वायुसेना के एयर मोबिलिटी कमांड का मुख्यालय भी है ये। और भारत के हमले के बाद सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई जिसमें साफ दिख रहा था कि नूर खान एयरबेस को नुकसान हुआ। पाकिस्तान की सेना ने भी नूर खान एयरबेस पर हमले की बात मानी। यह है ताकत। अब सुनिए जरा, एक तरफ भारत की मिसाइल हमला कर रही थी, ड्रोन हमले कर रहे थे, दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी भी हमले कर रहे थे। ये इस्लाम और एक नाम लेकर एक जंग नहीं कर रहे, ये सिर्फ भारत को हमेशा परेशान करने के लिए 75 साल से हरकतें कर रहे हैं।
यकीन मानो ऑफिशियल भीख मंगे हैं पाकिस्तानी, IMF से लोन ले रहे जाके $1 बिलियन का। चाहे तुम्हारे पास वहां से बैठ के आप बोल रहे इस्लाम ये इस्लाम वो, कोई कुछ नहीं है। ये सिर्फ इनकी जारहाना गलत पॉलिसी है यहाँ पर अमन को बिगाड़ने के लिए। आप अंदाजा लगाइए कि भावलपुर और मुरीदकी में हमला हुआ तो जो शख्स अमेरिका में टेररिस्ट है, हाफिज अब्दुल रऊफ, ये LET के सदर का बेटा, वो नमाज जनाजा पढ़ा रहा, उसके पीछे वो बैंड ऑर्गेनाइजेशन लोग खड़े, उनके पीछे पाकिस्तान की फौज खड़ी हुई है। अब देखिए भारत ने क्या किया। भारत ने किया ये कि न सिर्फ पाकिस्तान को मारा, न सिर्फ आतंकियों को मारा, न सिर्फ उनकी फौज को मारा, बल्कि पाकिस्तान के दोस्तों को भी पीटा है, उनके हथियारों को भी तबाह कर दिया है। ये आप देख रहे हैं, ये जो हथियार देख रहे हैं ये है तुर्की के ड्रोन। ये बता रहा है भारत की ताकत के आगे तुर्की के ड्रोन भी फ्लॉप हो गए, तबाह हो गए, बर्बाद हो गए। भले ही कोई कितना यार और दोस्त रहा हो, हथियार दिए हो, लेकिन हमने तो सब मार गिराए, एक भी नहीं बचा। अगली तस्वीर देखिए, तो ये दोस्ती बेकार हो गई। दोस्त ने जितने हथियार दिए थे हमने सब मार गिराए। अगली तस्वीर देखिए, ये खास ड्रोन भी दिया था एर्दोगन ने, तुर्की ने पाकिस्तान को। भारत की सैन्य ताकत के आगे ये ड्रोन भी फ्लॉप हो गया। तो केवल हमने पाकिस्तान को नहीं मारा है, हमने कई और मुल्कों को बता दिया कि हमारी सैन्य ताकत के आगे आप फ्लॉप हैं। ये है ड्रोन जो तुर्की ने दिए थे और शाबाश भेज रहे थे। भारत के खिलाफ पाकिस्तान के ड्रोन हमले नाकाम हो गए। पाकिस्तान ने जंग के लिए तुर्की से ड्रोन लिए थे, लेकिन ड्रोन बनाने में नंबर 1 तुर्की के ड्रोन में जंग लग गई। सोचिए, तुर्की दुनिया में ड्रोन बनाने में नंबर 1 है, हमने वो ड्रोन भी ढेर कर दिए। 8 से 9 मई की रात को पाकिस्तानी सेना ने ड्रोन से हमले किए। 336 ठिकानों पर 300 से 400 ड्रोन से हमले बोले गए, लेकिन भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने ये हमले नाकाम कर दिए। तुर्की के ड्रोन्स को तबाह कर दिया आसमान में ही। मलबे की जांच में पता चला सभी ड्रोन तुर्की के हैं। इन ड्रोन का नाम है सोंगर ड्रोन। सोंगर एक कम ऊंचाई वाला मानव रहित लड़ाकू ड्रोन है। ऑटोमेटिक और रिमोट दोनों तरह से इसका इस्तेमाल होता है। रिमोट की मदद से सीमा पार दुश्मन पर हमला कर सकता है। सोंगर की करीब 10 किलोमीटर की रेंज में काम करता है। इसमें ऑटोमेटिक मशीन गन, मिनी मिसाइल, 81 मिलीमीटर मोर्टार राउंड से लैस इसे किया जा सकता है। यह वाहनों और किलेबंद ठिकानों पर हमला करता है। दिन और रात दोनों समय इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। 5 किलोमीटर की दूरी तक रियल टाइम में वीडियो कैप्चर कर सकता है और जमीन से 400 मीटर की ऊंचाई पर टारगेट कर सकता है। अलग अलग दिशाओं से हमले करके दुश्मन की सुरक्षा को ध्वस्त कर देता है। इसलिए 8 मई की रात को पाक ने इस ड्रोन का इस्तेमाल किया, लेकिन भारत के एयर डिफेंस सिस्टम के आगे फिसड्डी साबित हुआ है। यह है भारत की ताकत। और भारतीय सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि जिसने जिसने हथियार दिए थे उन्होंने अपना हश्र देख लिया है। सुनिए। विनय न माने जलधि ही जड़, भय 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। तो समझदार के लिए इशारा ही काफी। टर्किश ड्रोन्स का सवाल है। आपने देखा किस तरह के रैकेज यहाँ पे फोटोग्राफ्स हमने दिखाए हैं, चाहे वो टर्किश ड्रोन्स हो या और कहीं के भी ड्रोन्स हो। हमारे काउंटर यूएस सिस्टम्स, हमारे ट्रेन्ड एयर डिफेंस ऑपरेटर्स पूरी तरह सक्षम हैं और हमारी देश की जो इंडिजिनस कैपेबिलिटी है काउंटर यूएस के लिए, उसने दिखा दिया है कि चाहे किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी आ जाए हम उसको काउंटर करने के लिए तैयार हैं। और मुझे बोलने की ज्यादा जरूरत नहीं है, आपने खुद ही अपनी आंखों से देखा है। पाकिस्तान को हथियार किसने दिए? तुर्की ने। ड्रोन किसने दिए? एर्दोगन ने। लेकिन देखिए तुर्की से क्या क्या आता है भारत में। सेब आते हैं, कारपेट आती है, चीनी मिट्टी का सामान आता है, ड्राई फ्रूट्स आते हैं। भारत में अब मांग उठ रही है कि तुर्की से आने वाला सामान बैन किया जाए। जो दुश्मन को हथियार दे रहा है उसका सामान आखिर हम क्यों खरीदें? तो सेब खरीदना बंद हो गया है तुर्की का। भारत पाकिस्तान के बीच सीजफायर हो चुका है। तनाव के बीच तुर्की पूरी तरह से पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा। ड्रोन समेत कई तरह से पाकिस्तान की मदद की। अब भारत ने बैन टर्की ट्रेंड शुरू हो गया है। पुणे के व्यापारियों ने तुर्की से आने वाले सेब का बहिष्कार कर दिया है, जिसके चलते मार्केट से तुर्की के सेब गायब हो गए। तुर्की भारत को सेब, कालीन, चीनी मिट्टी के बर्तन, चेरी, सूखे मेवे, जैतून का तेल, मसाले, हर्बल चाय निर्यात करता है। भारतीय पर्यटक तुर्की की बुकिंग कैंसिल कर रहे हैं। कई ट्रेवल कंपनियों ने तुर्की अजरबैजान को लेकर फैसला लिया है। कंपनियों ने दोनों देशों की बुकिंग पूरी तरह से रोक दी है। कंपनियों ने कहा खून
और बुकिंग एक साथ नहीं हो सकते हैं। 15,000 से ज्यादा लोगों ने तुर्की अजरबैजान की बुकिंग कैंसिल कर दी है। आने वाले दिनों में यह संख्या 30,000 के पार जा सकती है। ट्रैवल कंपनियां भी कैंसिलेशन का कोई चार्ज नहीं ले रही हैं। 2023-24 में तुर्की के साथ भारत का व्यापार 10.43 अरब डॉलर था। अब तुर्की के बहिष्कार के बाद इसमें कमी आ सकती है। तुर्की की अर्थव्यवस्था पर खासा असर भी पड़ सकता है। यह है भारत की ताकत। लेकिन अकेले तुर्की दुश्मन नहीं है, एक और देश है जिनपिंग। 60-70% हथियार तो यही वाले भाई ने दिए थे शाहबाज को। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, उससे पहले देखिए जरा कि आखिर चीन का भी टेस्ट हो गया है। केवल तुर्की के हथियार भारत ने नहीं मार गिराए, यह भी साबित हो गया कि भारत के आगे ये चीनी हथियार भी नहीं टिकेंगे। यह भी भारत ने सिद्ध कर दिया है कि चीन बेशक ये शेखी बगाड़ता हो, उसके पास बहुत से हथियार हैं, ये सारे उसी के हथियार थे जो भारत ने मार दिए। PL-15 मिसाइल, भारत ने पाकिस्तान के 8 से ज्यादा मिसाइल मार गिराए और होशियारपुर में मिला PL-15 मिसाइल खरीदा गया और PL-15 मिसाइल पाकिस्तान ने चीन से खरीदा था। 145 किलोमीटर की दूरी तक निशाना लगाने का दावा है। इस मिसाइल की खासियत, इसमें दो तरफा डेटा लिंक है और जो मिसाइल को दागने के बाद भी उसे अपडेट देता है। लेकिन भारत के खिलाफ यह मिसाइल काम नहीं कर सकी। अगला है JF-17। पाकिस्तान के चीनी फाइटर जेट ने पाक को धोखा दिया। एयर डिफेंस सिस्टम ने चीनी JF-17 को मार गिराया। JF-17 सस्ता, हल्का और खतरनाक फाइटर जेट है। इसे पाकिस्तानी एयरफोर्स की रीढ़ भी कहा जाता है। JF-17 चौथी पीढ़ी का हल्का और सिंगल इंजन वाला फाइटर जेट है। इसे हवा से हवा और हवा से सतह और बमों से लैस किया जा सकता है। JF-17 थंडर विमान की उड़ान 3,482 किलोमीटर है। भारत ने इसे भी मार गिराया। चीनी HQ-9 भी दिया था चीन ने पाकिस्तान को, यह भी भारत ने ढेर कर दिया। 4 एयर डिफेंस सिस्टम ऐसे तबाह कर दिए, यानी चीन के हथियार भारत के आगे नहीं टिकते। पाकिस्तान ने यह अपने करीबी यार चीन से खरीदा था। HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम का निर्माण चीन ने किया और लंबी दूरी की सतह से हवा पर मार करने वाला मिसाइल सिस्टम है। इसे विमान और क्रूज मिसाइलों को मार गिराने के लिए बनाया था चीन ने, लेकिन भारत ने आसानी से 3 शहरों में इसे खुद तबाह कर दिया। पाकिस्तान चीनी एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करता है और पाकिस्तान के पास 80% से ज्यादा चीनी हथियार है। चीन ने रूस और अमेरिका के डिफेंस सिस्टम की नकल कर इसे बनाया। चीन ने 120 से 250 किलोमीटर तक मारक क्षमता वाला यह हथियार तैयार किया। क्रूज मिसाइल, एयरक्राफ्ट, बैलिस्टिक मिसाइलों को यह इंटरसेप्ट का दावा था चीन का, लेकिन ड्रोन हमलों में यह एयर डिफेंस सिस्टम भारत ने तबाह कर दिया। यह देखिए अवाक्स, भारतीय वायुसेना पाकिस्तान के एक और एयर डिफेंस सिस्टम अवाक्स को बर्बाद कर दिया। HQ-9 के बाद अवाक्स की तबाही पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका रही। इसका काम दुश्मन के फाइटर जेट, ड्रोन, मिसाइलों को इंटरसेप्ट करना था। कई बार यह सिस्टम जमीन पर चल रही गतिविधियों को भी इंटरसेप्ट कर लेती थी। इसकी सबसे बड़ी ताकत इसमें लगा रडार सिस्टम, जो सैकड़ों किलोमीटर तक दुश्मन की गतिविधि पर नजर रख सकता था। भारत के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने इसे भी जमींदोज कर दिया। बड़ी चीज ये, और इस जंग से साबित हो गया, पाकिस्तान तो हमारे आगे कहीं ठहरता ही नहीं था, पहले भी यही हश्र करते, लेकिन जिसने पाकिस्तान को हथियार दिए, चाहे वो चीन हो या तुर्की, वो भी हमारे आगे, हमारे हथियारों के आगे उनके हथियार कहीं नहीं ठहरने वाले। हमारी सेना के शौर्य, ताकत और मनोबल के आगे वो सब तबाह हो गए। सुनिए जरा सेना का क्या कहना है। Some of the results हमने दुश्मन के टारगेट ध्वस्त कर दिए और सभी लक्ष्यों को हासिल किया, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें आप चीन की PL-15 मिसाइल देख सकते हैं। इसने टारगेट को मिस किया और ध्वस्त हो गई। अब आपको बताऊं कि भारत ने जितना मारना था मार लिया। अब जो पाकिस्तान में मौजूद है बलूच लड़ाके, वो भारत से क्या कह रहे हैं? बलूच लड़ाकों का कहना है, बलूच लोगों का कहना है, भारत अपनी बंदूकें दे दे और वही बंदूकें दे दे जो 1971 में चलाई गई थी और कुछ गोलियां दे दे, हम पाकिस्तान को ऐसा ही मार देंगे। अगली तस्वीर देखिए, ये देख रहे हैं, बोनिस्तान पाकिस्तानी फोर्स पर हमला किया गया है। बलूचिस्तान में यह हमला हुआ है और बलूच लिबरेशन आर्मी ने किया है।
आइए अब आपको बताऊं, देखिए बलूचिस्तान के लड़ाके क्या कह रहे हैं कि भारत ने बेशक अब मिसाइल दागनी बंद कर दी हो, अब हमें दे दो हथियार, हम बाकी का काम कर देंगे। पाकिस्तान को चौतरफा मार पड़ रही है, एक तरफ हिंदुस्तान पिटाई कर रहा है, दूसरी तरफ बलूचिस्तान में उस पर हमले हो रहे हैं। बलूचिस्तान में पाक के 51 ठिकानों पर हमले किए गए हैं। बलूच विद्रोहियों के ने 51 ठिकानों पर 71 हमलों की जिम्मेदारी ली। बलूचों ने सेना के काफिले और खुफिया केंद्रों का निशाना बनाया। इन हमलों के बाद बीएलए ने कहा हम किसी देश के प्रॉक्सी नहीं हैं, ना हम किसी देश का मोहरा है, ना हम मूक दर्शक बने रहेंगे। पाक के खिलाफ क्या करना है यह हमें पूरी तरह पता है। पाक भाईचारे की बात करता है जो उसका छलावा है। पाक के भाईचारे की बात उसकी युद्ध की रणनीति है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को उसकी बातों में नहीं आना चाहिए। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसके हाथ खून से सने हैं। पाकिस्तान जैश, लश्कर और आईएसआईएस को प्रायोजित करता है। जब तक पाक का अस्तित्व रहेगा तब तक आतंकवाद भी रहेगा। पाक सेना पर हमलों के बीच बलूचों ने भारत से मदद मांगी है। बलूचों ने कहा भारत पाकिस्तान पर चढ़ाई करे, हम पश्चिम से उसे नस्तनाबूद करने के लिए तैयार हैं। हमने बिना किसी समर्थन के पाक सेना को घुटने पर ला दिया है। पाक ने बलूचिस्तान पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा है, वो अत्याचार कर रहा है। भारत हमारी ज्यादा मदद ना करे, वही बंदूकें हमें दे दो जो पाकिस्तान से छीनी है। उन 93,000 बंदूकों को 10-10 गोलियों के साथ हमें दे दो। पाक को सबक सिखाने के लिए मिसाइल या परमाणु नहीं चाहिए। सुनिए जरा बलूचिस्तान और बलूच लड़ाके क्या कुछ कह रहे हैं, क्यों बंदूक मांग रहे हैं और कैसे पाकिस्तान का सफाया करेंगे, सुनिए। एक बात वाज़ेह करना चाहता हूँ, इंडिया इतनी जुरात करे जो 93,000 बंदूकें पाकिस्तान से छीनी थी सरेंडर करते वक्त, वही बंदूक 10-10 गोलियों के साथ हमें दे दे, फिर हम देखें पाकिस्तान कैसे लड़ते। ना हमें एटम बम की जरूरत है, ना हमें मिसाइल की जरूरत है, आपकी सिर्फ वही दे दें। अब देखिए एक तरफ बलूच लड़ाके मार रहे हैं, उनसे बचेगा पाकिस्तान, तो तहरीके तालिबान पाकिस्तान मार रहा है। कहां मार रहा है ये आपको बताऊं। तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने कैसे पाकिस्तानी सेना पर हमला कर दिया। पाकिस्तान बेहद बुरे दौर से गुजर रहा है। एक तरफ भारत पाक की पिटाई कर रहा है, दूसरी तरफ बलोच आर्मी सेना को टारगेट कर रही है। उधर पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में हाहाकार मचा है। खैबर पख्तूनख्वा के पेशावर में आत्मघाती धमाके हो रहे हैं। पेशावर में पुलिस की गाड़ी पर आत्मघाती हमले किए गए। खबर है कि आतंकी ने बम बांधकर खुद को उड़ा लिया है और इस हमले में पाकिस्तान पुलिस के 2 जवान मारे गए। दोनों पुलिसकर्मी की मौके पर ही मौत हो गई। इस हमले में 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। किसी आतंकी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है। पेशावर में इस हमले के पीछे टीटीपी का हाथ बताया जा रहा है। दरअसल टीटीपी को पाक का तालिबान के नाम से जाना जाता है, जिसे तहरीके तालिबान पाकिस्तान भी कहते हैं। तहरीके तालिबान अफगानिस्तान से ऑपरेट करता है। टीटीपी पाक के कबाइलियों का चरमपंथी उग्रवादी संगठन है जो मुख्य तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में कबाइली इलाकों में एक्टिव है। पाकिस्तान का एक कबाइली इलाका अफगानिस्तान की सीमा से लगा हुआ है। 2021 में तालिबान के सत्ता में आने के बाद इसकी ताकत बढ़ी। इसका मकसद देश में शरिया कानून लागू करना है। यह संगठन पाकिस्तान से लोकतंत्र का भी खात्मा चाहता है। 2007 में कबाइली गुटों को मिलाकर इसकी स्थापना की गई। टीटीपी ने युद्ध के हालात में भारत का साथ देने का ऐलान किया है। अब आपको बताऊं कि आखिर ये टीटीपी कहां पर एक्टिव है, बलूच लड़ाके कहां पर एक्टिव हैं, और पाकिस्तान जब टूटेगा टीटीपी कौन सा हिस्सा ले जाएगा और बलूचिस्तान कौन सा हिस्सा है वो बलूच लड़ाके ले जाएंगे। ये आपके पास आ गया पाकिस्तान का नक्शा। पाकिस्तान का पूरा नक्शा है वैसे तो, लेकिन हमने इसे 4 हिस्सों में बांट दिया है। एक है पंजाब का हिस्सा, वो जो बाकी आप हरा हिस्सा देख रहे हैं, बलूच लड़ाके कह रहे हैं ये सब हमें दे दो, हमारा है, हमें इसे आजाद कराना है। ऊपर देखिए जो दूसरा हरा हिस्सा देख रहे हैं वो है खैबर पख्तूनख्वा। यहीं रहते हैं टीटीपी लड़ाके, अफगानिस्तान से ऑपरेट करते हैं। इसकी सीमा अफगानिस्तान से लगती है। वो खैबर पख्तूनख्वा आजाद करा ले जाएंगे और इधर सिंध अलग। तो पाकिस्तान ऐसे 4 हिस्सों में टूट जाएगा। और यही बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कही। पीएम मोदी ने कहा पाकिस्तान ने अगर आतंकियों का इलाज नहीं किया तो पाकिस्तान खुद तबाह हो जाएगा। सुनिए। पाकिस्तान को अगर बचना है तो उसे अपने टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का सफाया करना ही होगा। इसके अलावा
शांति का कोई रास्ता नहीं है। भारत का मत एकदम स्पष्ट है। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। मैं आज विश्व समुदाय को भी कहूंगा, हमारी घोषित नीति रही है, अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही होगी। प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया है, अब जम्मू कश्मीर पर बात होगी तो सिर्फ पीओके पर बात होगी। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के सांबा में ड्रोन मार गिराए गए हैं। जी हां, कुछ ड्रोन दिखाई दिए हैं। जिन ड्रोन्स को मार गिराया गया है जम्मू कश्मीर के सांबा में ड्रोन बताए जा रहे हैं। ड्रोन्स पाकिस्तान से भेजे गए हैं, पाकिस्तानी ड्रोन है और उन्हें वहीं मौके पर ही गिरा दिया गया है। और इस बीच एक और खबर आ रही है, जम्मू के उधमपुर में भी ड्रोन देखे गए। जम्मू के 3 जिलों में ड्रोन देखे गए हैं। पाकिस्तान अपनी फितरत से बाज आने वाला नहीं है, ड्रोन भेज रहा है जासूसी के मकसद से। जम्मू के उधमपुर में ड्रोन देखे गए और इन ड्रोन्स को भी मार गिराया गया। 3 जिलों में इस तरह के ड्रोन देखे गए हैं, सांबा उधमपुर शामिल हैं। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, ये ड्रोन दिखाए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं, जिससे जम्मू में देखिए एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो गया है। आइए अब मैं आपको दिखाऊं जो एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गया है। जो ड्रोन की तस्वीरें सामने आई वो दिखाइए जरा। जम्मू में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गया है, जैसे ही ड्रोन देखे गए हैं। ये तस्वीरें ड्रोन की दिखाइए, ड्रोन ने किस तरह से ड्रोन को मार गिराया है ये आप देख रहे हैं। एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गया, एक ये मारा है भारत ने, और ड्रोन ज्यादा, और जो ड्रोन है वो ड्रोन गिराए जा रहे हैं जो जम्मू के सांबा में और उधमपुर में देखे गए हैं। भारत एक्शन ले रहा है, पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दे रहा है। पाकिस्तान ये ड्रोन जो भेज रहा है इसका मकसद जासूसी है। अब मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान दरअसल कैसे कदम पीछे खींचे। पाकिस्तान के कदम पीछे खींचने के पीछे वजह है, मैं आपको बताऊं कि दरअसल पाकिस्तान को डर था कि भारत उसके परमाणु ठिकाने तबाह कर सकता है। और कराची की तस्वीर आप देख रहे हैं, यह परमाणु ठिकाने की तस्वीर मैं दिखाना चाह रहा था। आइए अब मैं आपको बताऊं कि परमाणु ठिकानों पर खतरा मंडरा रहा था, उसे डर लग रहा था कि भारत कहीं जिस तरह से एयरबेस तबाह कर रहा है, उसके पास जो परमाणु लगभग 160-70 हैं, भारत उसे भी तबाह कर देगा। यही डर था पाकिस्तान को, और यह बात खुद आज डोनाल्ड ट्रंप ने भी कही है। भारत और पाक के सीजफायर पर अमेरिकी अखबारों ने रिपोर्ट छापी है। इसमें दावा है कि अमेरिका को न्यूक्लियर अनहोनी की आशंका थी। पहलगाम में अटैक के बाद भारत ने पाक पर बड़ा पलटवार किया था। इसके बाद भारतीय सेना ने नूर खान एयरबेस के पास अटैक किया। यह रावलपिंडी में न्यूक्लियर हथियारों की देखरेख करने वाला मुख्यालय है। भारत ने पाकिस्तान पर यह मिसाइल हमला शुक्रवार की रात को किया। पाक को डर था कि भारत उसका न्यूक्लियर कमांड सेंटर उड़ा देगा, अथॉरिटी उड़ा देगा। नूर खान एयरबेस पर हमले को पाकिस्तान ने चेतावनी की तरह माना। पाकिस्तान को लेकर यह दावा अमेरिका के एक पूर्व अधिकारी ने किया। यह अधिकारी पाक के परमाणु कार्यक्रम से लंबे समय तक परिचित रहा है। इस हमले से अमेरिका को भारत पाकिस्तान में परमाणु युद्ध की आशंका बढ़ गई। दावा है कि शाहबाज ने नेशनल कमांड अथॉरिटी की मीटिंग बुलाई। यह अथॉरिटी पाक में पीएम के साथ परमाणु हथियारों का निर्णय लेती है। अमेरिका ने भी दावा किया कि उसे बहुत बड़ा हमले का इनपुट मिला, और इसी वजह से अमेरिका ने दोनों देशों के बीच सीजफायर पर बात रखी। और पाक सेना के अधिकारी भी कॉल करके खुद चाह रहे थे कि युद्ध विराम हो। इसके बाद ही भारत की तरफ से सीजफायर का ऐलान किया गया था। हालांकि सीजफायर के ऐलान के साथ ही पाकिस्तान ने रंग बदल दिया और इसे भारत की हार की तरह अपनी जनता के सामने पेश किया।
बहरहाल ये पाकिस्तान का झूठ है। सुनिए जरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी परमाणु युद्ध पर क्या कहा है। कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी को आपने सुना, लेकिन भारत आखिर, अगली तस्वीर दिखाइए। ये आप देख रहे हैं पाकिस्तान का कराची। भारत के टारगेट पर था कराची, पाकिस्तान का सबसे मजबूत शहर है। भारतीय सेना, भारतीय नेवी ने अरब सागर में पूरी तैयारी कर ली थी। देखिए जरा तैयारी क्या थी। एक और तस्वीर तैयारी की है, वो मैं आपको दिखाऊं। अगली तस्वीर दिखाइए। ये है भारतीय सेना की तैयारी की तस्वीरें अरब सागर की, जिसमें बाकायदा INS विक्रांत नजर आ रहा है, फाइटर्स नजर आ रहे हैं। और भारत ने इस तैयारी के जरिए यह बता दिया था कि एक इशारा मिलते ही कराची लॉक। देखिए भारत की तैयारी क्या थी, अगर पाकिस्तान सरेंडर नहीं करता तो क्या होता। यह INS विक्रांत। एयरफोर्स के साथ भारत की नेवी भी बड़े ऑपरेशन की तैयारी में थी। भारत की दरअसल जल सेना के टारगेट पर था पाकिस्तान का कराची पोर्ट, और कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा बंदरगाह और बड़ा ठिकाना है। समंदर के रास्ते पाकिस्तान के व्यापार और ताकत का यही केंद्र भी है। पाकिस्तान अगर भारत पर और हमले की हिमाकत करता तो हिंदुस्तान की नेवी कराची पर सीधे हमले की तैयारी में थी। उसने समंदर में जवान और युद्धपोतों को अलर्ट कर दिया था, INS विक्रांत, और उसमें फाइटर तैनात कर दिए गए थे जो हमले के लिए तैयार थे। भारत की खास पनडुब्बियां भी अरब सागर में उतर चुकी थी। इसके हमले के लिए बस सरकार के एक निर्देश का इंतजार था। भारत ने पाक की नेवी को कराची में लॉक कर दिया था, यानी समंदर में ऐसी तैनाती की थी कि पाक रक्षात्मक मुद्रा में आ गया। वो भारत पर हमले की बजाय सिर्फ बचाव में लगा हुआ था। इस बीच भारत ने कराची के पास भोलारी में अटैक किया। इससे कराची के पास का रडार सिस्टम पहले ही तबाह हो गया था, और कराची से सिर्फ 35 किलोमीटर दूर मलीर कैंट पर भी भारत ने हमला किया था। मलीर कैंट पाकिस्तान का अहम मिसाइल डिफेंस सेंटर है। मतलब भारत ने कराची के रडार और डिफेंस तबाह कर दिए थे। इसलिए भारत अगर कराची पर सीधा हमला करता तो पाकिस्तान के लिए बचना या रोक पाना मुश्किल था। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रही है भारतीय सेना। To deliver various ordnance पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय नौसेना भी तुरंत एक्शन में आ गई। आतंकी हमले के महज 96 घंटे के अंदर नौसेना ने अरब सागर में अपने युद्धपोत, नेवी फोर्स और पनडुब्बियां उतार दी थी। हथियारों की फायरिंग के साथ हमने रणनीतियों का परीक्षण भी कर लिया था, ताकि जरूरत पड़ने पर कराची जैसे पाकिस्तानी ठिकानों को नेस्तनाबूद करने के प्लान को अंजाम दिया जा सके। वायुसेना और थल सेना के साथ भारतीय नौसेना की इसी ताकत ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। पाकिस्तानी नेवल एंड एयर यूनिट सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर की तस्वीर जरा दिखाइए। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो जानकारी मिल रही है वो तस्वीर दिखाइए। ऑपरेशन सिंदूर इस मिशन का नाम रखा गया, और आपको जानकर खुशी होगी पूरा देश जिस तरह से इस मिशन के साथ जुड़ा है, पूरा देश जिस तरह से यूनाइट हुआ इस मिशन के साथ, उसका असर यह हुआ है कि दरअसल कुशीनगर में, कुशीनगर से जो तस्वीरें आई हैं, कुशीनगर में इस बीच जितने बच्चों का जन्म हुआ है उन बच्चों का नाम सिंदूर रख दिया गया है। पाकिस्तान के खिलाफ कामयाबी से पूरा देश उत्साहित है। पाक के खिलाफ इस एक्शन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया था। ऑपरेशन सिंदूर और उसकी कामयाबी ने लोगों को के दिलों को छू लिया। अब देश में इसके प्रति लोग अपनी भावनाओं का इजहार करने लगे। देशभक्ति में लोग अपनी बेटियों के नाम सिंदूर रखने लगे। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में 17 बच्चियों के नाम सिंदूर रखे गए। कुशीनगर की ये सभी बच्चियां पिछले 2 दिन में पैदा हुई हैं। कई ऐसे परिवार भी हैं जो अपने बच्चे का जन्म का इंतजार कर रहे हैं। इन परिवारों का कहना है कि बच्ची पैदा हुई तो नाम सिंदूर ही होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के सूत्र की। गुस्सा करना ऐसा है जैसा किसी पर हमले के लिए अंगारे पकड़ रखे हों, यानी गुस्सा दूसरों से पहले हमें खुद को चोट पहुंचाता है।
जिंदगी और कामयाबी का यह सूत्र दिया था गौतम बुद्ध ने। गौतम बुद्ध का जन्म 2500 साल पहले राज परिवार में हुआ था, लेकिन ज्ञान और शांति के लिए गौतम बुद्ध ने राजकाज और महल त्याग दिया। सालों तक वो जंगलों में घूमे, तपस्या की और संन्यास तक धारण कर लिया। बिहार के गया में उन्हें एक पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। बाद में बुद्ध ने उपदेश से पूरी दुनिया को शांति और जीवन का सूत्र सिखाया। एक बार बुद्ध किसी गांव में उपदेश दे रहे थे, तभी एक व्यक्ति बहुत गुस्से में वहां पहुंचा, प्रवचन में बाधा डालने लगा, बुद्ध को भला बुरा कहने लगा। जो लोग बुद्ध के उपदेश सुन रहे थे वो बेचैन हो गए, क्योंकि गुस्से में वो व्यक्ति बुद्ध को गालियां भी दे रहा था। बुद्ध शांत थे। गाली देने वाला व्यक्ति जब तक थक गया, उससे पूछा, आपके घर में कोई मेहमान आता है तो आप क्या करते हैं? व्यक्ति ने कहा, उसका स्वागत करते हैं, आदर सत्कार करते हैं, और जाने लगता है तो उसे भेंट या उपहार देते हैं। बुद्ध ने कहा, अगर वो भेंट नहीं लेता तो वो चीज कहां जाएगी? गुस्साए व्यक्ति ने कहा, वो चीज हमारे पास ही रह जाएगी। बुद्ध ने कहा, आपने जितने अपशब्द गालियां दी, गुस्सा किया, मैंने स्वीकार ही नहीं किया, तो वो किसके पास गई? साफ है कि आपके पास ही रह गई। बुद्ध की बातें सुनकर उसका गुस्सा शांत हो गया और उसने क्रोध करना छोड़ दिया। गौतम बुद्ध का अहम सूत्र है, गुस्सा हमें अंदर से तोड़ता है, शांत रहना सच्ची ताकत और कामयाबी का सूत्र है। बहरहाल ये भारत की बात है, मैं इतना ही। आप अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।